स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे राज्य विधानमंडल के बारे में, ठीक है। और अभी तक हमने उसके 3 भाग कंप्लीट किए और फ्रेंड्स आज ही हमारा राज्य विधानमंडल का चौथा भाग है, ठीक है। ये चौथा हमारा लेक्चर होगा और जिन्होंने भी वो 3 भाग पहले नहीं देखे प्लीज़ उनको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है राज्य विधानमंडल के बारे में। सभी चीज़ें जानने के लिए आपको अवश्य देखना चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरम या गणपूर्ति से, ठीक है। और कोरम या गणपूर्ति का अलग से मैंने लेक्चर डाल दिया है यूट्यूब पे, ठीक है। वैसे आज मैं इसकी चर्चा तो करूँगा ही, लेकिन अलग से भी मैंने वहाँ लेक्चर डाला था और आसान से मैंने शब्दों में वहाँ समझाया है अलग। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। राजनीतिक शब्दावली से संबंधित अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखो कोरम या गणपूर्ति का मतलब क्या होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। यह सदन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित होता है। क्या मित्रों, मान लीजिए हमें विधानसभा की या विधान परिषद की बैठक स्टार्ट करनी है, ठीक है। किसी दिन हमें कार्रवाई स्टार्ट करनी है तो कितने सदस्य हमें चाहिए न्यूनतम, तब जाकर के हम कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो विधानसभा और विधान परिषद में जितनी भी सीटें होगी उन सीटों का 1/10 सदस्य यानी 1/10 यानी 10वां हिस्सा 1/10 सदस्य अगर उस दिन उपस्थित होते हैं उस सदन में, तब ही हम जो जाकर के कार्रवाई या जो हमारी सदन की कार्रवाई है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अब उसमें हम पीठासीन अधिकारी को भी गिनेंगे, 10वां हिस्सा में हम पीठासीन अधिकारी को भी गिनेंगे। यानी मान लीजिए किसी यानी एग्जाम्पल लीजिए, आप राजस्थान का एग्जाम्पल ले लीजिए। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। अब मान लो विधानसभा की हमें किसी दिन बैठक बुलानी है, ठीक है, या यानी मान लीजिए हमें कोई बैठक सदन की कार्रवाई स्टार्ट करनी है तो हमें कम से कम 20 सदस्य उस दिन सदन में उपस्थित होने चाहिए जिस दिन हम बैठक स्टार्ट कर रहे हैं। और 20 में मित्रों आप जो है कान खोल के इस बात को समझ लीजिए कि 20 जो सदस्यों की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें 19 ही सदस्य में चाहिए। यानी एक तो हम विधानसभा के अध्यक्ष को ही गिनेंगे, यानी पीठासीन अधिकारी को भी तो हम गिनते हैं उसमें। पीठासीन अधिकारी सहित है 10वां हिस्सा, मतलब 10% मतलब 20 सदस्य और 20 का मतलब 19 तो सदस्य, यानी 19 + 1 यानी 1 + 19 समझ लीजिए आप। एक पीठासीन अधिकारी प्लस 19 सदस्य, इसका मतलब वहाँ 20 सदस्य हो गए और 10% हिस्सा हो गया। तो अब जाकर के हम जो एक बैठक स्टार्ट कर सकते हैं। देखो आगे क्या कहता है, यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम न हो तो पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य बनता है कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। यानी अब न्यूनतम अगर मान लीजिए 10% सदस्य उस दिन सदन में नहीं है तो पीठासीन अधिकारी को यानी पीठासीन अधिकारी का ये कर्तव्य होगा, यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह जो है बैठक स्टार्ट नहीं करेगा या फिर वह क्या करेगा, बैठक को स्थगित कर देगा। और जब तक शुरुआत नहीं करेगा तब तक कि कोरम पूरा न हो जाए। यानी मित्रों एक न्यूनतम सदस्य तो होना चाहिए ना बैठक को स्टार्ट करने के लिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2-3 सदस्य आ गए और आपने बैठक स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, सदन में मतदान की बात आएगी कि पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के मामले में सभापति पहले मामले में मत नहीं दे सकते, लेकिन बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। और इस बात की मैंने चर्चा पिछले लेक्चर में भी की थी क्या, कि साधारण परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हों या विधान परिषद के सभापति, वो मतदान नहीं करते। वो तब ही मतदान करते हैं जब मान लीजिए कोई बिल है और उस बिल के पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ जाते हैं। जैसे मान लो कोई बिल लेकर के आए, 50 सदस्य ने उसका समर्थन किया, 50 ने उसका जो है यानी 50 ने उसका असमर्थन किया, विपक्ष में मतदान किया। अब उस परिस्थिति में क्या हो, बिल तो पारित नहीं होगा। तो उस परिस्थिति में हमने विधानसभा के अध्यक्ष और परिषद के सभापति को ये अधिकार दिया कि भैया आप उस परिस्थिति में निर्णायक मत दे सकते हो। यानी निर्णय वो कर देगा कि हाँ ये बिल पास होगा या नहीं होगा, यानी डिसीजन का मत होगा। मान लीजिए विधानसभा अध्यक्ष ने अगर उस बिल के समर्थन में मतदान दे दिया तो वो बिल पास हो जाएगा, और अगर मान लीजिए उसने मतदान कर दिया विपक्ष में तो वो बिल पारित नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो विधानमंडल में भाषा की हम बात करने वाले हैं कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, परिषद के जो सदस्य होते हैं, वो कौन सी भाषा में सदन में बोलेंगे।
तो देखो, संविधान विधानमंडल में कामकाज संपन्न कराने के लिए कार्यालयीय भाषा या उस राज्य के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी की भाषा की घोषणा करता है। यानी संविधान ने क्या घोषणा की कि भैया आप सदन में जो भाषण दोगे ना, वो आप हिंदी में भी दे सकते हो और अंग्रेजी में भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। क्या कि पीठासीन अधिकारी विधानसभा का अध्यक्ष या सभापति विधान परिषद का, दोनों के पास ये अधिकार है कि कोई सदस्य अगर अपनी मातृभाषा में, यानी कोई मराठी में बोलना चाह रहा है या गुजराती में, ठीक है, तो उन भाषा में भी उसको बोलने का अधिकार वो दे सकता है, ठीक है। और मित्रों, मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी आपसे चर्चा की थी कि जो प्रावधान मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ना, वही प्रावधान वहाँ संसद के टॉपिक में भी मैंने डिस्कस किए हैं। यानी ये जो मैं बात आपसे बोला हूँ ना कि हिंदी और अंग्रेजी की, तो संसद में भी यही प्रावधान है। संसद में भी हिंदी अंग्रेजी में व्यक्ति संसद सदस्य बोल सकता है, ठीक है। दोनों ही शब्दों में जो है वहाँ अनुवादक भी है और वहाँ भी मातृभाषा में व्यक्ति बोल सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल यह निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं। यानी राज्य का विधानमंडल के पास ये अधिकार है कि वो चाहेगा तो अंग्रेजी भाषा को जारी रखेगा, यानी अंग्रेजी भाषा में जो बोलते हैं सदन में व्यक्ति, जो सदस्य होते हैं, तो वो बोल भी सकते हैं और नहीं भी, यानी वो जारी रखना चाहे अंग्रेजी भाषा को बोलना तो रख सकता है और नहीं रखना चाहिए तो नहीं रखेगा। ऐसा वह संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद सन 1965 से तक के लिए कर सकता है। यानी मित्रों 1965 तक हमने यह प्रावधान किया था। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के मामले में यह समय सीमा 25 वर्ष है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम में यह 40 वर्ष है। क्या कि वहाँ पे जो है, यानी हमने ऐसा प्रावधान किया हुआ था कि 1965 तक हम जो है अंग्रेजी भाषा का उपयोग करेंगे और बाद में जाकर के हम अंग्रेजी भाषा को सदन में समाप्त कर देंगे, अंग्रेजी में हम भाषण नहीं देंगे। लेकिन फिर यह प्रावधान हमने लागू नहीं किया क्योंकि हमने राजभाषा पर संसदीय समिति फिर आगे जाकर के गठित कर दी थी। राजभाषा अधिनियम हम लेकर के आए थे और उसके माध्यम से हमने हिंदी को भी फिर जारी रखा। इस कारण मित्रों अंग्रेजी भाषा हमने समाप्त नहीं की। देखो नेक्स्ट क्या करा है, मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकारों की हम चर्चा करने वाले हैं कि मंत्री के पास कौन से अधिकार होते हैं और महाधिवक्ता जिसकी हम चर्चा करते हैं कहाँ पे, अनुच्छेद 165 में जो हम महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा करते हैं तो उसके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। देखो क्या कहता है, कह रहा है सदन का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मंत्री एवं महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग ले, बोले एवं सदन से संबंध समिति जिसके लिए वह सदस्य रूप में नामित है वोट देने के अधिकार के बिना भी भाग ले। क्या मित्रों, मैंने संसद के टॉपिक में भी यही बातें डिस्कस की थी क्या कि वहाँ पे भी कोई मंत्री है ना, यानी मान लो कोई लोकसभा से सदस्य था, ठीक है, और उसको हमने जो है मंत्री बना दिया। यानी एक मंत्री है, लोकसभा का सदस्य है और वो चाहे ना तो राज्यसभा में जाकर के भी बोल सकता है, तो उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य है, यानी वो लोकसभा में ही मतदान करेगा। वही बात यहाँ पे भी आ रही है क्या कि चाहे मंत्री हो या महाधिवक्ता हो, दोनों को ये अधिकार दिया है कि किसी भी सदन में जाकर के वो बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते। यानी महाधिवक्ता तो किसी भी सदन में मतदान नहीं करता, लेकिन मंत्री जो होगा वो उस ही सदन में मतदान करेगा जिस सदन का वह सदस्य है। यानी अगर विधानसभा का सदस्य है और वो जब मंत्री बना तो वो विधानसभा में ही केवल वोटिंग करेगा, विधान परिषद में वोटिंग नहीं कर सकता। और इस उपबंध के हमने दो कारण भी बताए क्या कि एक मंत्री उस सदन की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है, और एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ये बातें मैंने आपको डिटेल से समझा भी दी पहले, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो हम विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया की बात करने वाले हैं कि कैसे एक विधेयक जाता है, यानी एक बिल जो कानून बन के आता है तो कैसे वो बिल जाता है सदन में, कैसे पारित होता है, कैसे वो कानून बनता है। तो सारी प्रक्रिया हमने संसद में भी चर्चा की थी, यानी प्रथम पाटन, द्वितीय पाटन। तो उस प्रकार से आज यहाँ पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखो आगे क्या कहता है, साधारण विधेयक की हम पहले चर्चा कर रहे हैं कि साधारण विधेयक जो होता है वो कैसे पारित होता है। देखो क्या कहता है, विधेयक का प्रारंभिक सदन, एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, ठीक है, बहुसदनीय विधानमंडल व्यवस्था के अंतर्गत। यानी साधारण विधेयक होगा वो हम विधानमंडल में यानी विधान परिषद में भी लेकर के आ सकते हैं और विधानसभा में भी लेकर के आ सकते हैं, लेकिन धन विधेयक हम केवल और केवल विधानसभा में लेकर के आते हैं। जैसे हम संसद के टॉपिक में हम लोकसभा में लेकर के आते थे। और नेक्स्ट ऐसा कोई भी विधेयक या तो मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। विधेयक प्रारंभिक सदन में 3 स्तरों से गुजरता है, यानी जो साधारण विधेयक होता है वो कोई मंत्री भी ला सकता है और कोई एक सदस्य भी ला सकता है जो मंत्री ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। और वह 3 पाटन से गुजरता है, यानी प्रथम पाटन, द्वितीय पाटन, तृतीय पाटन,
जैसे हमने संसद में चर्चा की वैसे ही गुजरता है। प्रारंभिक सदन से विधेयक के पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में विचारार्थ और पारित करने हेतु भेजा जाता है। तब विधानमंडल के दोनों सदन इसे पारित कर देते हैं तो पारित मान लिया जाता है और फिर हम इसको राज्यपाल के पास भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरे सदन में अब विधेयक जा रहा है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूसरे सदन में भी विधेयक उन तीनों स्तरों के बाद पारित होता है जिन्हें प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन कहा जाता है। यानी मित्रों यहाँ डिटेल से ज़्यादा नहीं बताया जा रहा, डिटेल से मैंने संसद के टॉपिक में वहाँ डिटेल से डिस्कशन किया एक एक बात पर, प्रथम पाठन क्या होता है, ठीक है, और कैसे वो समिति में, यानी वहाँ मैंने सेलेक्ट कमेटी की भी बात की थी। ठीक है, दूसरे चरण में मैंने सेलेक्ट कमेटी की बात की, फिर जो है उस तीसरे चरण में मैंने मतदान की बात की, चौथे चरण में जो है हमने फिर राष्ट्रपति के पास भेजने की बात की। तो इन सभी की मैंने वहाँ डिटेल से डिस्कशन किया, ज़्यादा यहाँ पे बताया नहीं जा रहा क्योंकि ये राज्य विधानमंडल का चैप्टर है और पहले संसद का चैप्टर आता है, इस कारण जो है संसद में पहले बता दिया गया, इस कारण यहाँ ज़्यादा नहीं बताया जा रहा। तो ज़्यादा आप जो है सुनना चाहते हैं, ज़्यादा आपसे समझना चाहते हैं तो वहाँ संसद के टॉपिक में आप जो जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरे सदन में भी विधेयक जब जाता है ना तो तीनों स्तरों से गुजरता है और जब विधेयक विधानसभा से पारित हो जाता है तो विधान परिषद में भेजा जाता है और विधान परिषद के पास तीन विकल्प होते हैं। यानी विधानसभा ने विधेयक को पारित किया, विधेयक भेजा जाएगा विधान परिषद में और वहाँ विधान परिषद के पास तीन ऑप्शन होंगे। कौन कौन से? या तो वो उसे उसी रूप में पारित कर देगी बिना संशोधन के, या फिर उसे दोबारा से पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेज देगी, या विधेयक को अस्वीकार कर देगी, और या फिर जो है उसको लंबे समय तक अपने पास रख लेगी जिससे वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि परिषद बिना संशोधन के विधेयक को पारित कर दे या विधानसभा उसके संशोधनों को मान ले तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। क्या कि मान लो क्या हुआ कि विधान परिषद ने जो है बिना संशोधन के उसको पारित कर दिया, या संशोधन उसने विधानसभा ने कुछ संशोधन करके विधान परिषद के पास बिल को भेजा और विधान परिषद ने उसको पास कर दिया, तो बिल को क्या हो, हम जो है फिर उस समय पारित मान लेते हैं। ठीक है, यानी उस समय हम उस बिल को पारित मान लेते हैं और फिर हम उसको यानी उस बिल को हम भेज देते हैं राज्यपाल के पास। ठीक है, और जिसे राज्यपाल के पास हम भेज देते हैं, इसके अतिरिक्त यदि विधानसभा परिषद के सुझावों को अस्वीकृत कर दे या परिषदीय विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो या परिषद 3 महीने तक कोई कार्रवाई न करे तब विधानसभा फिर से इसे पारित कर परिषद को भेजती है। यदि परिषद दोबारा विधेयक को अस्वीकृत कर दे या उसे उन संशोधनों के साथ पारित कर दे तो विधानसभा को अस्वीकार हो या 1 माह के भीतर पास न करे तब इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यानी मित्रों बहुत ही यहाँ पे जटिल बात बताई जा रही है, लेकिन मैं सिंपल से आपको समझा देता हूँ जैसे मैंने वहाँ पर भी आपको समझाया था। ये कहना चाह रहा है क्या, ये ऐसे कह रहा है कि मान लो विधानसभा ने कोई बिल भेजा पारित करके विधान परिषद के पास। ठीक है, अब मान लीजिए उसने विधान परिषद ने क्या किया कि उसमें कुछ संशोधन करके वापस उसको विधानसभा के पास भेज दिया, या फिर मान लो उसने पारित कर दिया तो हम बिल को पारित मान लेते हैं। एक तो ये परिस्थिति हुई, लेकिन दूसरी परिस्थिति क्या कह रहा है कि जब विधानसभा ने बिल को भेजा ना विधान परिषद के पास तो विधान परिषद ने उसको अस्वीकार कर दिया, यानी उसको स्वीकार ही नहीं किया। दोबारा से फिर विधानसभा ने क्या किया, उस बिल को कुछ संशोधनों के साथ या ऐसे की ऐसे यानी एज इट इज उसको वापस विधान परिषद के पास भेज रही है, और तब भी उसको विधान परिषद अगर अस्वीकार कर देती है तो अब मित्रों हम क्या करेंगे, हम उसको बिल को पारित मान लेंगे दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है जैसे हमने बात की थी कि संसद में हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 108 की, कि वहाँ पे हम संसद की संयुक्त बैठक बुला करके उस बिल को पास करा देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रावधान नहीं है। यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का विवाद होता है बिल के मामले में तो उसको जो है हम पारित मान लेते हैं 2 बार, उसको अगर मान लीजिए विधान परिषद अस्वीकार कर दे तो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया। देखो अब क्या कह रहा है, इस तरह साधारण विधेयक पारित होने के संदर्भ में विधानसभा को एक विशेष शक्ति प्राप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा परिषद एक विधेयक को 4 माह के लिए रोक सकती है, पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए। यानी एक बार जब विधानसभा ने बिल को भेजा विधान परिषद ने 3 माह के लिए रोक लिया, दूसरी बार भेजा तो 1 माह के लिए रोक सकती है। अब वो नहीं रोक सकती, यानी अब मान लीजिए 1 माह से ज़्यादा उसको रोक भी लिया ना तो हम उस बिल को पारित मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहता है कि संविधान में किसी विधेयक पर असहमति होने के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने नहीं रखा। यानी जो मैंने आपसे अभी चर्चा की थी कि अनुच्छेद 108 में जो हम संसद की संयुक्त बैठक की बात करते थे तो वैसे ही हम यहाँ पे संयुक्त बैठक नहीं कर सकते। दूसरी ओर किसी साधारण विधेयक को पास कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विधेयक विधान परिषद में निर्मित हो और विधानसभा अस्वीकृत कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है।
वही बात तो मैंने आपको बताई कि अनुच्छेद 108 में जो हम बात करते हैं संयुक्त बैठक की, वैसा प्रावधान हमने यहाँ पे नहीं रखा। जबकि हमने लोकसभा और राज्यसभा में अगर मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है बिल के मामले में, तो वहाँ हम संयुक्त बैठक के माध्यम से, केवल साधारण विधेयक की मैं बात कर रहा हूँ, साधारण विधेयक के मामले में हम बिल को पारित करवा देते थे। ठीक है। और ये कह रहा है कि विधान परिषद ने मान लो कोई बिल बनाया और विधानसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया, तो बिल ही समाप्त हो जाता है। यानी विधानसभा के पास यहाँ विशेष शक्तियाँ हैं, विधान परिषद की यहाँ सीमित शक्तियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या करा है, राज्यपाल की स्वीकृति की अब हम चर्चा करने वाले हैं कि बिल जाएगा राज्यपाल के पास। देखो विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष भेजा जाता है और राज्यपाल के पास वहाँ 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे हम राष्ट्रपति के पास भेज रहे थे और अनुच्छेद 111 के माध्यम से राष्ट्रपति के पास जो है वहाँ पे भी 3 विकल्प थे, तो यहाँ पे राज्यपाल के पास 4 विकल्प बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति भी जुड़ जाता है, जिसलिए इस कारण यहाँ राज्यपाल के पास 4 विकल्प है, जबकि राष्ट्रपति के पास 3 ही विकल्प होते हैं। देखो क्या कि वह विधेयक को स्वीकार कर देगा, यानी वह विधेयक को स्वीकृति दे देगा तो वह कानून बन जाएगा राज्यपाल। अगर वह स्वीकृति रोक लेगा यानी वह बिल को अपने पास रख लेगा, दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा है कि वह पुनर्विचार के लिए लौटा देगा उस बिल को सदन के पास, और चौथा उस बिल को वह राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लेगा। यानी ये 4 ऑप्शन है उसके पास उस बिल को कानून बनने से रोकने के लिए या उसको कानून बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि यदि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर देगा तो विधेयक एक्ट बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, और कानून की जो पुस्तक उसमें हम दर्ज कर लेंगे उसको। यदि राज्यपाल विधेयक को रोक लेगा तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, वह कानून नहीं बनेगा। ठीक है। यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देगा और दोबारा सदन उसको पारित करके उसके पास भेजेगी, तो पुनः राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए उसको भेजा जाएगा, तो राज्यपाल को उसको मंजूरी देना पड़ेगा। यानी जो निलंबनकारी वीटो है राज्यपाल की कि वो देरी कर रहा है बिल को पास करने से, कानून बनने से, तो हम उसकी जो वीटो है उसको हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है। ऐसी कोई विशेष यहाँ पे वीटो बात नहीं की जा रही, लेकिन मित्रों जो राष्ट्रपति के चैप्टर में मैंने बात की थी जो निलंबनकारी वीटो की, तो वैसा ही यहाँ पे प्रावधान आप लिंक कर सकते हो कि निलंबन कर रहा हुआ है, यहाँ पे बिल को रोक रहा है पास होने से, तो उसकी जो निलंबनकारी वीटो है ना उसको हम समाप्त कर रहे हैं, उसकी देरी करने की जो अधिकार है उसको हम समाप्त कर रहे हैं, दोबारा हम उसको पास करके भेज रहे हैं और फिर उसके बाद वह बिल को पारित कर रहा है। ठीक है। तो उसकी शक्ति की यहाँ जो हम उसकी शक्ति को हम यहाँ पे छीन रहे हैं, यानी उसकी शक्ति पर हम जो पर यहाँ पे उसकी शक्ति को हमने समाप्त कर दिया। देखो इस तरह राज्यपाल के पास वैकल्पिक वीटो होता है, यही स्थिति केंद्रीय स्तर पर भी है। यही तो मैंने मित्रों बात अभी की कि यही स्थिति तो केंद्रीय स्तर पर है, यहाँ वहाँ पे जो हम निलंबनकारी वीटो की बात करते हैं राष्ट्रपति के पास। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अगर मान लीजिए कोई, कभी कभी क्या होता है मित्रों, कुछ बिल ऐसे होते हैं कि उन बिलों को राष्ट्रपति जब तक स्वीकृति नहीं देता राज्य के बिल को, तब तक वो बिल कानून नहीं बनता। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, क्या करें, यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति की यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है, क्या राज्यपाल के द्वारा कोई बिल भेजा जा रहा है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति या तो अपनी उसको स्वीकृति दे देगा या उसको रोक लेगा या विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार के लिए भेज देगा। ठीक है। अब 6 माह के भीतर इस विधेयक पर पुनर्विचार करना आवश्यक होगा। यानी क्या हुआ, बिल पारित किया, दोनों सदनों ने राज्यपाल के पास भेजा गया, राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति के पास कुछ विकल्प बताए जा रहे हैं, क्या कि वह चाहेगा तो उसको स्वीकृति दे देगा तो वो कानून बन जाएगा, या वह क्या करेगा कि उस बिल को जो है पुनर्विचार करने के लिए लौटा देगा, यानी वो वापस राज्यपाल के पास भेज देगा और राज्यपाल सदनों के पास भेज देंगे कि इस बिल पर आप जो है एक बार पुनर्विचार कर लो कि यह बिल सही है या गलत है। कुछ ऐसे प्रावधान तो नहीं है जिससे जनता को एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय न मिले। ठीक है। उनके अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं होगा, तो इस कारण से वह पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा देते हैं और 6 माह के भीतर उसको जो इस बिल पर उनको पुनर्विचार करना होगा। यदि विधेयक को उसके मूल रूप में या संशोधित करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति उसको मंजूरी देंगे ही या नहीं देंगे। यहाँ क्या कर रहा है मित्रों, यानी ये कहना चाह रहा है कि दोबारा से सदन जो है बिल को पारित करके राष्ट्रपति के पास जब भेज रहे हैं ना, तो अब यहाँ जो है कोई बाध्यता हमने नहीं लगाई राष्ट्रपति के पास कि वो उस बिल को पास करेंगे ही, ठीक है, या नहीं करेंगे। यानी संसद के मामले में वहाँ पे मित्रों बिल को वह पास करते थे, मैंने वहाँ बताया था आपको। ठीक है। और राज्यपाल के चैप्टर में मैंने दोनों की जब शक्तियों की मैंने बात की थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो साधारण विधेयक होता है, अगर मान लीजिए जो सदन होते हैं, यानी साधारण विधेयक संसद के मामले में मैं बात कर रहा हूँ कि लोकसभा ने मान लो एक बिल को पारित करके
जो है यानी लोकसभा ने बिल को पारित किया, राज्यसभा ने भी पारित किया, राष्ट्रपति के पास भेजा गया, साधारण विधेयक है, राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। ठीक है, अब दोबारा से सदन जो उसको पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज रहा है। तो मित्रों अब क्या होगा कि अब राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही होगी, यानी उसके पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा, केवल और केवल वह उसको सहमति देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग बात निकल करके कि दोबारा से हम राज्य का कोई बिल है, हम उसको राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कोई बाइंडेशन नहीं लगाई राष्ट्रपति के पास कि हाँ आपको जो उस बिल को सहमति देना ही होगा। ठीक है, वो चाहेंगे तो देंगे या ना चाहें तो वह ना दें, उनकी मर्जी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने आज डिस्कस किया कि जो विधानमंडल में एक कानून कैसे बनता है, एक विधेयक कैसे लेकर के आते हैं, साधारण विधेयक की आज हमने चर्चा की है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। और मित्रों आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगले लेसन में हम चर्चा करने वाले धन विधेयक के बारे में। ठीक है, यानी हम जैसे संसद के टॉपिक में हमने चर्चा की थी अनुच्छेद 110 की धन विधेयक के मामले में, और हमने संविधान के माध्यम से एक डेफिनेशन भी डिस्कस की थी कि भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, कृषि कर का करारोपण, उत्साधन, परिहार या विनियमन, आकस्मिक निधि में धन जमा करना। तो इन सभी के बारे में जो हमने चर्चा की थी ना, वैसे ही चर्चा हम यहाँ पे अगले लेसन में करने वाले हैं, यानी अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।